अच्छा जी, टीम्स कल हमने कवर कर लिया था, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। ओके, इन द बिगनिंग ही मुझे किसी बच्चे का हैंड रेज नजर आ रहा है। लेट मी जस्ट सी, किसी को कोई सवाल है? स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी है। जी, हम चेंज के बारे में कर रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस चैप्टर। हमने चेंज एंड टीम्स का कल चैप्टर कवर कर लिया था, तो आज मुझे चैप्टर नंबर 15 से ही स्टार्ट करना है। एक मिनट दे दीजिएगा बेटा। अच्छा जी, मोटिवेशन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है, किसी और लेक्चर के साथ या टॉपिक के साथ मिक्स नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के लिए वैसे तो आप बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे और आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट ऑथर्स की बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे अच्छी और आइडियल डेफिनेशन मुझे लगती है दैट इज इट इज अ ड्राइविंग फोर्स विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स। इट इज अ ड्राइविंग फोर्स which drives you towards your goals. अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है तो प्लीज नोट इट डाउन। इट इज अ ड्राइविंग फोर्स which drives you towards your goals. आपके गोल्स जो भी हों, आपको एक ड्राइविंग फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं इट इज नोन एज मोटिवेशन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास तीन चीजें होती हैं जो गोल अचीव करने के लिए चाहिए होती हैं। दैट इज एनर्जी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। एनर्जी का मतलब होता है, देखिए आप आगे देख रहे हैं एक ड्राइव का वर्ड निकला हुआ। विदाउट एनर्जी, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एनर्जी नहीं है, इंटेंसिटी, शिद्दत नहीं है, तो वो कभी भी कोई भी स्टेप नहीं ले सकता इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। ठीक है, देन डायरेक्शन, मुझे जाना किस तरफ है, मुझे जो भी गोल अचीव करना है उसमें मेरा पाथवे क्या होगा, रास्ता क्या होगा, दैट इज नोन एज डायरेक्शन। परसिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली कंसिस्टेंसी, दैट आप अपनी एफर्ट एक यानी आई शुड बी सेइंग मेजरेबल वे के अंदर। फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि डेली अगर आपने एग्जाम पास करना है तो डे वन से आपने 2-3 घंटे जो है वो अपनी पढ़ाई को देने हैं, सेल्फ स्टडी पे स्पेंड करना ही करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है हमारे बीच में जो ये समझता है कि हम बिल्कुल, हमें साथ साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है और आखिर में जो है वो हम एक हफ्ते में तैयारी कर लेंगे, तो वो परसिस्टेंट स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसकी लक फैक्टर आ जाता है कि पास हो गए तो हो गए, वरना दोबारा देना है। परसिस्टेंस इज लाइक कंटिन्यूअस स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स। ठीक है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स कह लो, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन के अंदर एफर्ट्स पुट करने को हम परसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा कर लीजिए, बिकॉज मोटिवेशन की थ्योरीज को समझना और मोटिवेशन के टॉपिक को समझना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अगेन ये जो चार थ्योरीज हैं ये हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसके अंदर हम स्टेप वाइज देखेंगे, एक पिरामिड बना हुआ होगा। सबसे हम स्टार्ट करते हैं बेस स्टेप से और उसी तरह से फिर हम आगे मूविंग अहेड टॉप डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, मैकजॉर्जर्स की एक्स एंड वाई थ्योरी है। एक्स आर द पीपल who dislike to work and why are the people who like to work। ठीक है, हैजबर्ग के अंदर टू फैक्टर्स थ्योरीज को हम कहते हैं, जिसके अंदर हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मैकलेंस की थ्योरी में तीन आपके पास चीजें आती हैं, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पीपल। ठीक है, अभी हम इनको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के अंदर आप ये देख लीजिए कि देयर आर लोअर ऑर्डर नीड्स एंड देयर आर हायर ऑर्डर नीड्स। यानी लोअर ऑर्डर नीड्स को हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं और हायर ऑर्डर नीड को हम इंटरनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द पिरामिड आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखो, ये जो है फिजियोलॉजिकल नीड इज द बेसिक नीड। Physiological need is a basic need without which one cannot survive. Example, food, water, and shelter. Physiological need, that is basic necessities for an individual to survive. जिंदा रहने के लिए minimum requirement. ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान।
देन जब हमारा फिजियोलॉजिकल नीड का लेवल फुलफिल हो जाता है तो हम सेफ्टी नीड पे जाते हैं। सेफ्टी नीड के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई हम अपने प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी अमाउंट के लिए कुछ सेव कर लें, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ सेफ्टी नीड। हमें ओपीडी मेडिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी सेफ्टी नीड है। अच्छा, जॉब पे रहते हुए हमें कोई खुदा ना खास्ता इस किस्म का काम तो नहीं करना पड़ रहा जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कोई इलनेस हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ सेफ्टी नीड। देन द थर्ड लेवल ऑफ नीड इज सोशल। जब हमारा बेसिक नीड फुलफिल हो जाता है, हमारा सिक्योरिटी नीड फुलफिल हो जाता है, सो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज वी स्टार्ट सोशलाइजिंग विद पीपल, फ्रेंड्स एंड एवरीवन। ठीक है, पीपल, फ्रेंड्स एंड एवरीवन अराउंड, हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रख रहे होते हैं। और लाइक फ्रेंड्स के साथ हम लंच आउट करते हैं, फैमिली के साथ हम गैदरिंग्स रखते हैं, तो ये हम सोशलाइज करना शुरू करते हैं with the people we have understanding with। ठीक है, इसके बाद सेल्फ एस्टीम के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ आई मीन सोशल नीड के बाद जो नेक्स्ट लेवल नीड है दैट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के अंदर बेसिकली इट इज अ लेवल जहां पर एक इंडिविजुअल सीक करता है रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। Basically reward in form of recognition, like I should be known for my work, people should come to me for my work। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फलाने डिपार्टमेंट में लेट्स अज्यूम के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर फलाने पर्सन के अलावा तो कोई बंदा मेरी हेल्प करता ही नहीं है, तो दैट मींस मुझे उस मिस्टर एबीसी के पास ही जाना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग आईसीएमपी में कुछ इंडिविजुअल्स के पास एकेडमिक डिपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा फील करते हैं, उनसे हेल्प सीख करते हुए, उनसे गाइडलाइंस को सीख करते हुए रादर देन एनी अदर इंडिविजुअल, तो दैट इज सेल्फ एस्टीम। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मैस्लो, और मैस्लो ने सारी बड़ी अच्छी थ्योरी दे दी, और फिर यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक आके बात करी और जो किसी हद तक सही है कि देखिए अगर जब एक इंडिविजुअल की सैलरी होती है 25,000 रुपए तो वो कहता है कि जी 50 हो जाए, जब 50 होती तो वो कहता है जी 75 हो जाए, जब 75 होती तो कहता है जी 1 लाख हो जाए। तो इस तरह से उसकी जो नीड है ना वो कभी 100% फुलफिल नहीं हो सकती। तो देर आर इंडिविजुअल्स जिनकी 100% नीड कभी फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब वो सेल्फ एस्टीम पे रिकग्निशन पे आ जाते हैं तो दे स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड फॉर द वेलफेयर और द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। इस लेवल को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को इस थ्योरी के अंदर कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा आस्क मी नाउ। फिजियोलॉजिकल नीड इज द बेसिक नीड, जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान। जब हमारी सैलरी आती है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हमारी सैलरी आती है, फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी आती है और मेरी सैलरी 50,000 है, तो सबसे पहले मैं अपने ग्रोसरी करने जाती हूँ, मैं ट्रॉली के अंदर वो चीजें जाती हूँ जो मेरा मंथली एक्सपेंस होता है, जैसे आटा, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, दूध, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, देन सेफ्टी नीड, चलो जी कुछ चीजें ऐसे रख लो जो कि शॉर्ट हो जाती हैं, हम उसको गैदर करने की कोशिश करते हैं, या कुछ चीजें के कुछ एक्स्ट्रा स्टफ, तो ये भी सेफ्टी नीड के अंदर। या सेफ्टी नीड के अंदर हम यूं कहते हैं कि यस व्हाट इज अ गुड बेटर एग्जांपल इज कि हम कुछ अमाउंट जो ना 5,000 या 10,000 कम्यूटेशन के लिए रख देते हैं कि भाई इतना तो हमारा पेट्रोल के अंदर, फ्यूल के अंदर जाता ही जाता है। ठीक है, तो दैट इज सेफ्टी नीड। ठीक है, सेफ्टी नीड के बाद सोशल नीड पे जाते हैं। सोशल नीड का मतलब है हम मेहमानों के लिए भी कुछ बंदोबस्त करके रखते हैं जी, बिस्किट्स भी ले लो, कोई मेहमान आ गया तो हमें सर्विंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, सेल्फ एस्टीम। अब ये सेल्फ एस्टीम वो सिचुएशन है, एक स्टूडेंट ने मुझसे सेल्फ एस्टीम का क्वेश्चन भी किया हुआ है। और राइट, सेल्फ एस्टीम इज जहां पर आप रिवॉर्ड सीख करते हैं कि अब मुझे लोग मेरे काम के लिए पहचाने, मुझे रिकग्निशन मिले, ठीक है, मुझे पहचाना जाए मेरे काम के लिए, तो दिस इज अ स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स एडमिन डिपार्टमेंट में जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें मिस सारा से ही ये कोर्स पढ़ना है, और जब एडमिन वाले मुझसे टाइमिंग्स, एकेडमिक्स वाले आपके टाइमिंग्स के लिए कॉल करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि नहीं जी मैं सारा ही से पढ़ना है, सो दैट मींस आई एम गेटिंग रिकग्निशन फॉर माय वर्क, तो दैट इज सेल्फ एस्टीम। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जी, मेरी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी नीड्स पूरी हो गई। ठीक है, नीचे से फिजियोलॉजिकल से लेकर के सेल्फ एस्टीम तक की नीड्स पूरी हो गई। अब क्या है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं कुछ मस्जिद में कर दूं, मैं किसी को रेफर कर दूं, किसी की जॉब करा दूं। ठीक है, मेरी तो 100% नीड कभी फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ अच्छा काम करना शुरू कर देती हूँ। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? मैंने 2 से 3 एग्जांपल्स देके सबको क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। ओके, अब मैक जॉर्जर्स की जो थ्योरी है उसके अंदर थ्योरी एक्स एंड वाई। अच्छा भाई,
ये बड़ा फनी तरीके से मैं क्लास में भी बताती हूँ और उसी फनी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, और इसको बहुत गौर से सुने और इसको एक दफा समझ लें। हमारी लाइफ में हम सब इंडिविजुअल्स की लाइफ में एक वर्ड होता है ई एक्स, एक्स, ठीक है। उस ई एक्स को तुम इस एक्स से रिलेट करो। वो बंदा कौन होता है? वो बंदा होता है जो जिसकी नीयत में पहले दिन से फुतूर होता है, वो हाल ही हमारी जिंदगी में टाइम जाया करने आता है, ठीक है। दैट मीन्स दैट पर्सन लाइक्स, नो, ही डजंट लाइक्स टू वर्क, ही डिसलाइक्स टू वर्क, ही लाइक्स टू वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। तो वो एक्स हो जाता है, ई एक्स वाला एक्स। तो वो एक्स बेसिकली क्या होता है? ये एक्स है। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स क्लियर? ठीक है। अब जब एक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो वाई आर द ऑपोजिट टाइप ऑफ पीपल? दीज आर द टाइप ऑफ पीपल हु लाइक टू वर्क, ठीक है। इन लाइंस को रीड कीजिए। मैं भी आपसे फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो चैट स्क्रीन पे लिखिए। जी बच्चों, कोई सवाल? एक्स एंड वाई थ्योरी में एक्स को रिलेट करना है ई एक्स वाले एक्स से जो बंदा काम करना नहीं चाहता है, ठीक है। वो कहता है बस, वो हर वक्त भागने की कोशिश करता है, वो अवॉइड करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसकी लाइफ में उसको कुछ हासिल नहीं करना होता, उसको खाली टाइम जाया करना है, ठीक है। और इस तरह के लोगों को जो है ना, वो हमें एज अ मैनेजर बहुत स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करना पड़ता है। अच्छा तुमने ये किया, 10 दफा पूछना पड़ता है काम देने के बाद, ये काम हो गया, ये काम हो गया। फिर उसके साथ कुछ टीम के लोगों को, टीम मेंबर्स को दिखाना पड़ता है, भाई आप प्लीज इनको भी इन्वॉल्व करें, इनसे भी काम लें, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ पीपल हु आर एक्स। नाउ व्हाई आर द ऑपोजिट काइंड ऑफ पीपल? दैट इज दे लाइक टू वर्क, दे टेक इनिशिएटिव देम ओन सेल्फ, दे आर द सुपरवाइजर्स फॉर देम ओन सेल्फ। सुपरवाइजर को उनके पीछे लगने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनको कुछ हासिल करना होता है। दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे पार्टिसिपेट एंड दे कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। दे आर देयर टू वर्क। अब जो वाई टाइप के लोग होते हैं ना, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, तो क्या होता है, इनका प्रमोशन या इनकी ग्रोथ का जो ग्राफ है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उनको फौरन फौरन हर 3-4 महीने पे, 6 महीने पे प्रमोशन मिल रही होती है, ठीक है। अब जो एक्स लोग होते हैं ना, वो जब वाई को ग्रो करता हुआ देखते हैं ना, तो वो उनसे जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि यार देखो मैंने क्या चीज मिस कर दी, ठीक है। और इस काश, और ये जो एक कैफियत होती है ना काश वाली, या यार मैंने तो ब्लंडर कर दिया, जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो गिल्ट होता है ना, दिस गिल्ट हेल्प्स देम टू स्टे मोटिवेटेड नेक्स्ट टाइम, दे डोंट रिपीट व्हाट दे डिड अर्लियर, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मोटिवेशन थ्योरी इज वर्किंग। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां पर एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मैकजॉर्जर्स की सबको क्लियर है? मैकग्रॉजर्स की सबको ये क्लियर है थ्योरी? ठीक है, आगे बढ़ रही हूं मैं। देन हैसबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है। देयर आर सम फैक्टर्स नोन एज हाइजीन फैक्टर्स एंड देयर आर सम फैक्टर्स नोन एज मोटिवेटर फैक्टर्स। मिस सेल्फ स्टीम समझ नहीं आया? यस मिस, यस मिस। ओके, नाउ सेल्फ स्टीम तो मैं तुम्हें आंसर कर दिया था अहमद रजा मैस्लो के ऊपर। इसके बाद तुम्हें ये एक्स एंड वाई थ्योरी क्लियर है बेटा? कोई सवाल है तो सिर्फ अहमद रजा को नहीं, इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट को सवाल है तो प्लीज राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन, तो मैं अभी के अभी आपको आंसर कर दूंगी। मैस्लो हो चुका, हमने मैकजॉर्जर्स कर लिया है, जिसके अंदर एक्स एंड वाई थ्योरी है। नाउ वी आर ऑन द थर्ड थ्योरी, दैट इज हैसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो हैसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अंदर हैसबर्ग ने एक हेडिंग बना दी है हाइजीन फैक्टर की, और दूसरी हेडिंग बना दी है मोटिवेटर फैक्टर की, ठीक है। हाइजीन फैक्टर को इस तरह से डिवाइड एक्सप्लेन कर रहा है कि दीज आर द एक्सट्रेंसिक मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स which are not when not needed, which when are not needed, or which are when not met or used appropriately causes dissatisfaction.
यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, आप प्लीज इस चीज को हाइजीन फैक्टर के साथ लिख लीजिए कि ये वो फैक्टर्स हैं जब इनको हम सही तरीके से अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। अब मैंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने का वर्ड जो ऐड किया है ना, उसको देखो क्यों मैंने ये बोला। देखो ये सारे हाइजीन फैक्टर हैं। इन हाइजीन फैक्टर में सैलरी लिखी हुई है। भाई सैलरी तो सबको मोटिवेट करती है ना, सबको तो सैलरी चाहिए होती है, ठीक है। सबको जो है उसको पर्सनल लाइफ मेंटेन करना होता है, सबको जो है अपने रिलेशनशिप पीयर्स के साथ अच्छे मेंटेन करने होते हैं। तो बात ये है कि अगर अच्छे नहीं होंगे, बुरे होंगे, तो डिससेटिस्फेक्शन कॉज हो जाएगी। सैलरी जो है वो मार्केट कंपैरेटिव नहीं मिल रही है और टाइम पे नहीं मिल रही है, तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि हाइजीन फैक्टर्स व्हेन आर नॉट यूज्ड appropriately causes dissatisfaction। सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, सैलरी कम है, तो डिससेटिस्फेक्शन तो होगी ना मुझे, ठीक है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन हियर? हाइजीन फैक्टर का बच्चों पॉइंट क्लियर है? Then we have another factor which is also known as motivator factor. Motivator factor are, you know, from within one own self, that is internal factors. Internal factors which creates job satisfaction, that is work itself. कुछ लोगों का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, तो मेरा काम ही मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर है, वो मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। नाउ ओवर हियर इफ यू सी वर्क इटसेल्फ इज अ मोटिवेटर फैक्टर। मेरी अचीवमेंट, मेरी रिकॉग्निशन, मेरी ग्रोथ, मेरी करियर एडवांसमेंट, मेरी इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें क्या है, मुझे मोटिवेट करती है। दिस कॉजेज सेटिस्फैक्शन फॉर मी। So hygiene factors when not used appropriately causes dissatisfaction, and motivator factors are internal factors which causes satisfaction. Hygiene factors are external factors which when not used appropriately causes dissatisfaction. I've repeated myself ample amount of time. अगर किसी को कोई सवाल है तो अभी कर लो, कोई भी confusion है तो। If there is any question, write it on the chat screen. मैंने ये लिस्ट भी आपके सामने लगा दी है। देखिए, पीयर या कोवर्कर का मतलब होता है दीज आर द पीपल हु वर्क विद अस। अगर मेरे ताल्लुकात मेरे कोवर्कर के साथ, मेरे पीयर के साथ, मेरे टीम मेंबर के साथ अच्छे नहीं है, तो जाहिर सी बात है मुझे डिससेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि वो मुझसे कोऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। अहमद, इज इट क्लियर टू यू? ओके, किसी भी और बच्चे को कोई भी सवाल इनमें से किसी भी एक पॉइंट के अंदर है तो बेटा चैट स्क्रीन पे लिखो, मैं अभी के अभी आंसर करूंगी आपको। राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन सो दैट आई एम एबल टू रीड योर क्वेश्चन, ठीक है। सारे पॉइंट्स को गो थ्रू कर लो, मोटिवेटर फैक्टर्स के अंदर भी और हाइजीन फैक्टर के अंदर भी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो अभी चैट स्क्रीन पे लिख दो। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई सवाल है, तो नाउ लेट मी मूव अहेड। अच्छा जी, अब यहाँ पे इन्होंने क्वांटम बना दिया है कि देयर इज अ डिफरेंस सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन के बीच में। दो चीजें और होती हैं। सेटिस्फैक्शन इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, इट्स अ क्वांटम। लोग सेटिस्फाइड होते हैं, लोग सेटिस्फाइड नहीं, मैं मुतमईन हूं, मैं गैर मुतमईन हूं, ये मोटिवेटर फैक्टर्स के अंदर आ रहे हैं। हाइजीन फैक्टर के अंदर यानी डिससेटिस्फाइड, मैं मुझे
कुछ ग्रीवेंस है, ठीक है, और मुझे कोई ग्रीवेंस नहीं है, बस गुजारा है, ये दोनों चीजें भी हाइजीन फैक्टर के अंदर आ रही हैं। सो सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन एक दूसरे को ऑपोजिट नहीं है। कोई कंफ्यूजन? सैलरी आ रही है, बस गुजारा हो जाता है, ठीक है, मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो ये चीजें बीच में क्वांटम है। क्वांटम मतलब दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि दोनों चीजें एक दूसरे की ऑपोजिट है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा चैट स्क्रीन पे लिख दीजिए। हमने 3 थ्योरीज कर ली, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, देन एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मैकजॉर्जर्स, देन 2 फैक्टर थ्योरी, हाइजीन एंड मोटिवेटर फैक्टर्स। 3 थ्योरीज हो गई हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। Okay, now let me move ahead. जी, मैकलैंस ने हमें एक थ्योरी नीड्स की दी जिसके अंदर 3 फैक्टर्स हैं, जो मैंने ओरली पहली स्लाइड पे बताया था। हम अगर अपने दरमियान लोगों को देखें, मैनेजर्स को रीड करें, एम्प्लॉयज को देखें, तो उनके अंदर ये तीनों फैक्टर्स होते हैं। उनके अंदर ये तीनों फैक्टर्स होते हैं, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट, मुझे ये टास्क मिला है, मुझे इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। I need to excel. Whatever I'm doing, I need to prosper. I need to excel. These are the type of people who are eager to learn कि अब क्या करना है, मुझे नया कुछ मिल जाए, मैं ये चीज भी सीख लूं। हर चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर चीज के अंदर इनिशिएट ले रहे होते हैं। These are the kind of people. Then the second type of people are need for power. ये कहते हैं कि भाई मुझे काम गया भाड़ में, मुझे काम से, मुझे लोगों से कोई कर्ज नहीं है, मुझे जो है ना वो अपने अपनी पावर से, इवन व्हेन दे वॉक, उनके जो नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं वो कितना पावर को, एग्रेशन को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टाइप ऑफ पीपल, नीड फॉर पावर इनके लिए बहुत जरूरी होती है। भाई इनका काम हो रहा नहीं हो रहा, इनको रीवो चाहिए होती है, और पीछे बैठे हुए 2 गार्ड चाहिए, और अगर एक डॉग भी तो क्या ही बात है। दीज आर द पीपल हु यू नो, जो समझते हैं कि दूसरे उनको उनकी पावर की वजह से जानते हैं, सो दे लव एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑन टू अदर्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ पीपल अदर टाइप ऑफ पीपल जिनके लिए एफिलिएशन बहुत जरूरी होती है, दैट इज रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वो तरजीह देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। काम हो ना हो, पावर गई भाड़ में, बट लोग खुश होने चाहिए मुझसे। सो दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, और देखा जाए तो हम सब इंडिविजुअल में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ना किसी तरीके से मौजूद हैं। इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ, आई एम अ टीचर, जाहिर सी बात है मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए, परसेंटेज ऑफ पासिंग रेशियो ज्यादा से ज्यादा हो, दैट आई नीड सक्सेस। ठीक है, देन पावर, द टीचर इज द क्वीन और द किंग ऑफ द क्लास। मेरी क्लास के अंदर आई नीड टू एक्ट लाइक अ क्वीन, के भाई बस जो मैंने कह दिया है वो कह दिया है, बच्चे जो है वो मेरी बात सुने। ठीक है, एंड देन affiliation, again when it comes to relationship, I have very strong bonding with my students. आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि आप लोगों को मैंने नंबर दिया था, और फिर सारे बच्चों को मैंने वो 1000 MCQs और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों को 1-on-1 सारे बच्चों को ड्राइव पूरी शेयर कर दी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी स्टूडेंट को? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? अच्छा आया, एक सवाल आया, एक, लेट मी रीड द क्वेश्चन। नो, ओके, एनीवन एल्स? ओके, आगे बढ़ जाते हैं।
वो 4 मोटिवेशन की थ्योरी के अलावा देयर आर फ्यू मोर थ्योरीज जिसको हम कहते हैं कॉन्टेम्पररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। कॉन्टेम्पररी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर सबसे पहले जो थ्योरी है दैट इज गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है। आई ऑलवेज से गोल शुड बी स्मार्ट, गोल शुड बी स्मार्ट, ठीक है। गोल सेटिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम इंडिविजुअल्स को गोल सेटिंग में इन्वॉल्व रखें, जिसके अंदर आप लोगों ने एक जगह एक वर्ड और भी पढ़ा था, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इफ द एम्प्लॉय सेट्स हिज और हर ओन ऑब्जेक्टिव्स, तो उसका जो इनपुट एफर्ट होता है ना, इनपुट होता है एफर्ट का, वो इतना हाई होता है कि वो गोल ऑटोमेटिकली अचीव कर लेता है। इम्पॉसिबल चीजें भी आई एम पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज हमेशा गोल सेट करते हुए एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, दैट द गोल शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दो वर्ड्स नजर आ जाएंगे, अचीवेबल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कमिटमेंट और डिफिकल्ट, तो ये स्मार्ट के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। स्मार्ट होने के साथ साथ यू नीड टू कीप द पीपल इन्वॉल्व, ठीक है, ताकि दे एक्सेप्ट देयर गोल्स एंड देयर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। when they are participating in setting their own goals, they are accepting their own goals, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर हमने कल की क्लास में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पढ़ा था। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये था कि भाई मैं अपने सक्सेस और अपनी फेलियर का खुद जिम्मेदार हूँ, और एक्सटर्नल क्या था कि जी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर भी उनकी वजह से मैंने तो पूरी कोशिश की बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आपको अपनी एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज पर भरोसा हो, हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन एबिलिटीज। कोई सवाल यहाँ पे किसी स्टूडेंट को तो प्लीज बेटा पूछ लीजिए चैट स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन आया है, लेट मी सी। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग का मतलब देखो आरिश, अभी मैंने बताया गोल का मतलब होता है आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं, तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, यानी आप अपना प्लान करते हैं कि आपने क्या क्या चीजें अचीव करनी है, आपका गोल क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ दिस थिंग कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? एज अ स्टूडेंट तुम्हारी लाइफ का भी क्या पर्पस है? टू पास इन द एग्जाम्स, राइट? अब टू पास इन द एग्जाम्स के लिए तुमने अपने लिए कुछ गोल्स, छोटे बेबी स्टेप्स, कुछ लॉन्ग टर्म गोल, कुछ शॉर्ट टर्म गोल सेट किए होंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब है भाई हर लेवल, हर पेपर को देकर के क्लियर करना। लॉन्ग टर्म में आईसीए में क्वालिफाइड हो जाना, मेंबर बन जाना। तो दीज आर योर गोल्स, ठीक है। अब गोल्स जो हैं वो आपको स्मार्ट सेट करने होते हैं, स्पेसिफिक है। आप आईसीएमएम के स्टूडेंट हैं तो आप आईसीएमएम में मेडिकल की मेडिसिन की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली अकाउंटिंग रिलेटेड आपको कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। मेजरेबल, हर लेवल के ऊपर 3-3 कोर्सेज, मतलब 6 कोर्स है तो उसके अंदर भी उन्होंने 2-2 लेवल के ऊपर OL1 OL2 ऑपरेशन लेवल के 2 में डिवाइड कर दिया और 3-3 कोर्सेज के अंदर डिवाइड कर दिए। तो क्या है ये? मेजरेबल है। कितना टाइम लगेगा मुझे क्लियर करने में? मेजरेबल है। देन अटेनेबल, ऐसा नहीं है तुम नहीं हासिल कर सकते, तुम कर सकते हो, ठीक है। रियलिस्टिक गोल्स हैं ये। देन टाइम बाउंड, कितने अरसे में। तो टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ कोर्सेज को, नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स को अपने मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा लगभग 3-4 साल के अंदर ये हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सेट आवर गोल्स। अब गोल सेटिंग के अंदर जब इंडिविजुअल्स को हम इन्वॉल्व रखते हैं, हम एम्प्लॉइज को या स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखें, मैं आपके लिए कोई गोल सेट करूं और आपको इन्वॉल्व रखूं, तो इसका मतलब है आप उस गोल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस गोल में अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो जब आप उसमें अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी मर्जी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, आप एफर्ट ज्यादा से ज्यादा पुट इन करेंगे। जब आप एफर्ट ज्यादा से ज्यादा पुट इन करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऑप्टिमम लेवल की होगी। दैट मींस यू विल बी हैविंग यू विल बिलीव ऑन योर ओन एबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। टू बिलीव ऑन योर ओन सेल्फ, टू ट्रस्ट योर ओन एबिलिटीज। एनी अदर क्वेश्चन? आगे बढ़ रही हूं।
ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए गोल्स होते हैं, गोल्स के अंदर उन्होंने बोल दिया स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट, ठीक है, दो टाइप के गोल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मैं कहती हूँ कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म गोल्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनके लिए मुझे बेबी स्टेप्स लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा कहता है कि आई विल गो ऑन अ डाइट, इवन इफ यू टेक इट अ स्मॉल गोल, अगर मैं अपनी लाइफ का पर्सनल गोल बता दूं कि मुझे थोड़ा सा जो है ना वो 10 केजीज तक का वेट रिड्यूस करना है, दैट कुड बी माय गोल। तो अब वो 10 केजीज को शेड करना मेरे लिए एक दिन की या 2 दिन की या एक हफ्ते की कहानी नहीं है। आई नीड टू कंटिन्यूअसली वर्क फॉर अ ईयर इन ऑर्डर टू अचीव माई टास्क। तो उसके लिए मैं कुछ बेबी स्टेप्स डेली लाइफ के अंदर जो है वो करूंगी। मे बी आई विल प्लान अ हाफ एन आवर वॉक, मे बी आई एम गोइंग टू काउंट माई कैलोरीज, यू नो, दीज विल बी द स्मॉल गोल्स, objectives set for daily purpose so that I can achieve my big goal, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइक इफ आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, अगर मुझे खुद से ये चीज ख्याल नहीं आए कि आई नीड टू शेड माय वेट, कोई भी मेरे सराउंडिंग के अंदर बॉस कुछ भी बोल रहा होगा, मेरे घर वाले कुछ भी बोल रहे होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, अगर मैंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया, मैं खुद नहीं चाह रही तो, ठीक है। तो बेसिकली गोल्स आर पब्लिक, लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, ताकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस, आपके पियर्स, आपके कोवर्कर्स, आपके सबऑर्डिनेट आपको हेल्प कर सके इन वन वे और दी अदर। देन इन लोकस ऑफ कंट्रोल जो वो इंटरनली होता है, दैट मींस आप खुद जिम्मेदार हैं अपने फेलियर या सक्सेस के। देन आपके पास जो आपके लाइफ के सेट गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल द अदर गोल विच आई माइट हैव, एक तो मैंने एक वाली एग्जांपल तुम्हें दे दी जो कि पर्सनल लाइफ का गोल मैंने शेयर किया। अब प्रोफेशनल लाइफ का गोल मे बी टू हैव or to reach a director's position in another 3 years of time, ठीक है। तो अब ये मैंने अपने लिए खुद गोल सेट किए हैं, और अब जब मैंने खुद सेट किए हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मेरी एक्सेप्टेंस है। जब मेरी एक्सेप्टेंस है तो मेरी पार्टिसिपेशन या एफर्ट ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं मोटिवेटेड हूं, मैं काम कर रही हूं इन ऑर्डर टू अचीव माई गोल। तो सेल्फ एफिकेसी, मुझे अपनी वीकनेस भी पता होंगी और मुझे अपनी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज भी पता होंगी। मैं कॉन्फिडेंट होंगी कि जी ये आई कैन डू दिस, आई कैन अचीव दीज गोल्स, दीज आर अचीवेबल गोल्स, ठीक है। देन हमारे कल्चर यानी हमारा नेशनल कल्चर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता देखें, इवन मैंने दो आपको गोल बताए, एक पर्सनल लाइफ का बताया, एक प्रोफेशनल लाइफ का बताया। दोनों गोल के अंदर ना कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। डायरेक्टर की पोजीशन अगर मुझे हासिल करनी है तो मुझे जॉब पे रहना जरूरी है, तो उसके अंदर मेरे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करेंसी डिवैल्यूएशन हो गई, आपकी इकोनॉमिक क्रैश कर रहा है, सिचुएशन इज नॉट वो। तो अभी अगर 3 इयर्स के अंदर मैं डायरेक्टर नहीं भी बन सकी तो मे बी 5 इयर्स लग जाएंगे, क्योंकि पोजीशन जो है वो कंट्री की कोई खास अच्छी नहीं है। पर्सनल गोल के अंदर भी जो है वो कल्चर किस तरह से रोल प्ले करता है। देखो फैमिली, फ्रेंड्स, उन सबको पता हो, वो मुझे टेम्प्ट ना करें ऑयली एंड जंक फूड्स की तरफ, तो यू नो इस तरह से ये कल्चर भी मैटर करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म और इन ऑर्डर टू इम्पैक्ट माई मोटिवेशन लेवल, देन ओनली आई कैन अचीव माई गोल। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? गोल सेटिंग थ्योरी को मैंने एक और एग्जाम्पल के साथ अपनी लाइफ की दो एग्जाम्पल्स तुम्हें बताई, एक पर्सनल गोल बताया, एक प्रोफेशनल गोल बताया। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, आई एम मूविंग अहेड। देन अच्छा जी, अब ये बचपन से हमारे साथ होता आया है। हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कोई चीज हमसे जबरदस्ती कराई जा रही है। अब रीइंफोर्समेंट के अंदर देयर आर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर्स एंड देयर आर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर्स। नाउ पॉजिटिव मतलब हमें बचपन से जो ना हमारे अम्मी अबू, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू एशियन ब्राउन पेरेंट्स, तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा मोबाइल चेंज करा देंगे, तुम्हें नया मोबाइल मिल जाएगा अगर तुम ए ग्रेड लेके आओगे। तो अब क्या हो गया, उन्होंने हमें रिवॉर्ड फिक्स कर दिया। अब रिवॉर्ड की लालच में, हम मोबाइल चेंज करने की लालच में जो है ना वो ए ग्रेड ले भी आएंगे। इसी तरह बॉस करता है, तुम्हारा प्रमोशन जो है वो हम सोच रहे हैं, अगर तुमने ये टारगेट अचीव कर लिया ना तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, आई एम थिंकिंग टू प्रमोट यू, ठीक है। ये हम लोग जो है ना वो हमारे कल्चर के अंदर है, रिवॉर्ड की लालच में हमसे काम कराया जाता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और इसके लॉन्ग टर्म के ऊपर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस इफेक्ट्स हैं। नाउ देयर आर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी, पनिशमेंट के डर से,
ठीक है, अगर हमें हमारे बॉस ने कोई काम दिया है, अगर मैं बॉस हूँ और मैं अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देती हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये पता होता है कि मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो बेचारा काम करने की कोशिश इसलिए ज्यादा कर रहा होता है कि उसको सबके सामने डांटना पड़ जाए। ठीक है, कि वो किस चीज के डर से है, पनिशमेंट के डर से काम कर रहा है। आजान ब्रेक 1-2 मिनट का लेते हैं, फिर यहां से स्टार्ट करती हूँ। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई सवाल है रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर, तो प्लीज चैट स्क्रीन पे लिख दीजिए। If any one of you is having any kind of question, please chat screen पे लिख दीजिए। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जॉब डिजाइन के अंदर देखें, हमने कुछ फैक्टर्स रखने होते हैं। देखें, द वे वी डिजाइन अ जॉब, के हमको कौन कौन से टास्क इस जॉब के ऊपर रहते हुए करने होते हैं, जो हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब ड्यूटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम जॉब डिजाइनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अ जॉब डिजाइन। सबसे पहले एनवायरनमेंट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं, कौन सा स्ट्रक्चर टाइप का जो है वो हमको पसंद करना चाहिए इस जॉब को करवाते हुए। सिंपल हो, फंक्शनल हो, डिविजनल हो, मैट्रिक्स हो, ये वेरी करता है। इसके अंदर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ट्रेंड या कंपैरेटर अगेन इन्वायरमेंट से आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हर ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे लाइक इट और नॉट, उनको टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होना चाहिए आजकल। अब गोइंग फॉरवर्ड कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी हो के बड़ी हो, उसकी वेबसाइट होगी और उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांस लोग ही काम कर सकते हैं, जिनको एक छोटा थोड़ा बहुत भी नो हाउ हो व्हाट टेक्नोलॉजी इज एंड हाउ टू ऑपरेट थिंग्स। एम्प्लॉयज के अंदर स्किल्स हो, एबिलिटीज हो, प्रेफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, हम जॉब एनालिसिस को जॉब डिजाइन का पार्ट कहते हैं। जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें आ जाती हैं। स्पेसिफिकेशन मीन्स स्किल्स and description means what duties that individual has to perform staying on that position. ठीक है, फिर हमारे पास चीजें आती हैं जॉब इनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। देखो, मैंने अब इसके अंदर एक कंफ्यूजन तुम्हारी हटाने के लिए बता रही हूँ। देखो, इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, रिच हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गेटिंग प्रमोटेड, आपका पैकेज बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है, तो दैट मीन्स जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनलार्जमेंट, सेम पोजीशन पे रहते हुए तुम्हारी जिम्मेदारियों को बढ़ाया जा रहा है, तुम्हें मजीद
टास्क दिए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी अभी सैलरी नहीं बढ़ रही है। यू आर ऑन द सेम पोजीशन, यू हैव द सेम सैलरी पैकेज, तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। दैट इज नोन एज जॉब इनलार्जमेंट। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? Is the concept clear to every student here? Okay, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। JCM जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल। अब हमारे जॉब के अंदर क्या चीजें, क्या स्किल सेट, क्या वेरिएशन, किस तरीके के टास्क, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे पास ऑटोनॉमी बॉडी लाइक 1 पर्सन टेकिंग द डिसीजन, या हम डेमोक्रेटिक स्टाइल के ऊपर जाएंगे कि एवरीबडी विल बी थिंकिंग एंड डिसाइडिंग आफ्टर कंसेंसस। ठीक है, ये सारे स्किल्स होना लाजमी है। इसके अंदर एक फ्रेमवर्क होता है जहां पर हम जॉब्स को मजीद मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई रख सके और उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके। इसके अंदर 5 प्राइमरी जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके अंदर स्किल वैरायटी होती है, दैट हाउ मेनी स्किल्स एंड टैलेंट्स आर नीडेड। इस जॉब के ऊपर रहते हुए एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, क्या वेराइटी ऑफ स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, टास्क आइडेंटिटी, करना क्या है। डज द जॉब प्रोड्यूस अ कंप्लीट वर्क, करना क्या है, कंप्लीट, व्हाट इज द वर्क, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट विल बी। टास्क सिग्निफिकेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम जो भी काम कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव। ऑटोनॉमी, अगेन मेरे पास डिसीजन मेकिंग के, जॉब होल्डर के पास कितने इख्तियारात हैं, क्या मुझे छोटा छोटा डिसीजन के लिए भी अपने बॉस की अप्रूवल लेने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, फिर फीडबैक का मतलब क्या होता है। फीडबैक का मतलब होता है कि हाउ द इंडिविजुअल्स आर फीलिंग अबाउट देयर जॉब। उनके भी तो कोई फीडबैक होगा ना। इफ आई एम वर्किंग, मुझे कोई काम दिया गया है तो मैंने वो काम खुशी से किया, मेरा क्या फीडबैक था, व्हाट वर द चैलेंजेस आई फेस्ड। एनी क्वेश्चन ऑन JCM जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल? किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी सवाल है तो बेटा प्लीज कर लीजिए। सवाल नहीं है किसी के पास भी, प्लीज राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन सो दैट आई कैन टेल यू। और आज हमारी सेकेंड लास्ट क्लास है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, तो कल की क्लास जो है वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे रखने की कोशिश करूंगी, बट लेट्स सी हाउ वी फिनिश। वरना एक कोई अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो उसको हम कल कवर करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अदरवाइज टुमारोज क्लास विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अभी तक हमने जितना कोर्स कवर किया होगा आज तक का, तो आप कल उससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, JCM के अंदर मजीद मैं कोई काम करने मजीद एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी एक्सप्लेनेशन आपको दी है उतना काफी है। ठीक है, जॉब रीडिजाइन के अंदर भी मजीद ये वही चीज बताई जा रही है कि कितने जॉब स्किल्स चाहिए आपको। ठीक है, नो इट्स ओके, हम पहले कवर कर चुके हैं। अच्छा, इसको प्लीज मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूं, अब हम जा रहे हैं इक्विटी थ्योरी। देखो, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। ठीक है, फेयरनेस के मेरे जो मैं इनपुट दे रही हूँ, जो एम्प्लॉय इनपुट दे रहा है, उसका आउटकम उसको अप्रोप्रिएट मिल रहा है या इनपुट और आउटपुट में बैलेंस नहीं है। इस थ्योरी पे देखो, यहाँ पे आगे एक पिक्चर आएगी। यस, यानी अगर लेस देन या ग्रेटर देन है तो इनइक्विटी हो गई, अगर इक्वल टू है तो इक्विटी हो गई। लेस देन और ग्रेटर देन में इनइक्विटी हो गई, क्या फेयर नहीं है, या तो हम काम ज्यादा ले रहे हैं और हम एम्प्लॉय को बेनिफिट कम दे रहे हैं, या हम बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं और काम कम ले रहे हैं, तो इनइक्विटी हो गई। लेकिन अगर कहीं पे इक्वेशन आ रही है तो दैट मींस नाउ वी आर फेयर, कि जितना हम काम ले रहे हैं उतना हम आउटपुट दे रहे हैं, आउटकम उतना ही दे रहे हैं। ठीक है, टू मेक यू एक्सप्लेन दैट, आगे आ जाओ। इसके अंदर रेशियोज होते हैं, नंबर्स की बात होती है कि कितना परसेंट किन डोमेन्स के अंदर हम फेयर हैं और कितना परसेंट हम किन डोमेन के अंदर अभी तक हम फेयर नहीं हो सके या हमें फेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, कहीं पर एम्प्लॉइज
से को काम ज्यादा दिया जा रहा है, सैलरी कम दी जा रही है, ओवर रिवॉर्ड या अंडर रिवॉर्ड है, तो इनइक्विटीज हैं। इट इज जस्ट अबाउट द इक्वेशन कि हम जितना एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं उनको उतने ही पर्क्स, उतनी सैलरी दे रहे हैं, उसके हिसाब से उनको हम रेम्यूनरेशन उनका है या नहीं है। अगर रेम्यूनरेशन नहीं है तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, ताकि हम इक्वेशन इक्विटी फेयर कर सकें। ठीक है, एम्प्लॉय की इनइक्विटीज के बारे में कुछ रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो कहते हैं कि जी देखिए कोई इनपुट और आउटपुट के अंदर कभी भी, हम अगर पाकिस्तान के कल्चर की बात कर लें तो मजे की बात है, ऐसी इक्विटी वाली बातें खाली किताबों में अच्छी लगती हैं। वर्क प्लेस के अंदर जो आपका आई से के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो काम हो रहा होता है वो उसके अंदर हम ये इक्विटी को, इट्स जस्ट अ वर्ड विच वी यूज कि हम फेयर हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ये डिपेंड करता है, कुछ कुछ हफ्ते एम्प्लॉयज के पास बिल्कुल काम नहीं होता बट उनको सैलरी मिल रही होती है, कुछ कुछ जब काम की नौयत पे, सिचुएशन की नौयत पे डिपेंड कर रहा होता है, इट वेरीज। हम 12 महीनों को अगर हम डिवाइड करें तो हो सकता है 3-4 महीने एम्प्लॉय जो है उसके पास इतना काम का बर्डन नहीं हो, लेकिन बाकी 6-8 महीने उसके पास काम का बर्डन ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन एज ए मैनेजमेंट हमको इक्वेशन को बैलेंस रखना चाहिए ताकि टर्नओवर हमारा कंट्रोल हो सके। जहां पे इनइक्विटीज होंगी, देखो अगर काम नहीं है और पैसे दिए जा रहे हैं तो हम रिक्रूटमेंट कर देंगे, रिडंडेंसी हो जाएगी, लोगों को निकाल देंगे कि फारग लोगों को निकाल दो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो अर्न कर ही नहीं पा रही, तो वो लॉस कितने हद तक, किस हद तक बेयर कर सकेगी, तो हम फारिग करना शुरू कर देंगे लोगों को। और अगर हम काम ज्यादा ले रहे हैं और पैसे कम दे रहे हैं तो लोग छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, so they will be quitting their job. So these are the possibilities and that's it. इतना इसके ऊपर काफी है। अब इक्विटीज का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहां पर आता है, हम जब बजट एलोकेट करते हैं डिपार्टमेंट्स को तो प्रॉब्लम आता है। देखें क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अक्सर एड वगैरह के अंदर बजट ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हमेशा अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होती है, और हम लोग एचआर वाले होते हैं तो हमें हर चीज देखनी होती है कि क्या मसला क्या है। सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज एज वेल एज द बजट और एलोकेशन ऑफ द अमाउंट अकॉर्डिंगली, किसकी कितनी, किस किस डिपार्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। अचानक आईटी डिपार्टमेंट को अचानक अगर देखा जाए ओवर द पास्ट लास्ट 3-4 ईयर्स में इनका बजट भी अच्छा खासा यूटिलाइज हो जाता है, जबकि ओवर यूजेज की तरफ भी जाता है, तो हम जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी बोरोइंग कर रहे होते हैं। अगर उनका बजट यूज नहीं होता है तो हम आपको, जैसे हमें नेक्स्ट ईयर का बजट मिलेगा तो वी विल बी रिटर्निंग, तो दीज आर द पॉलिसीज। हमारे एचआर डिपार्टमेंट के नॉलेज में सारी चीजें होती हैं, बट दिस इज हाउ द रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कुछ चीजों में हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल अप्रेजल जो है एम्प्लॉय का, वो एक प्रोसीजर है, उसको हमको फॉलो करना ही करना है। अगर मेरा एक एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा टास्क मेंटेन करता है बट वो बहुत पुअर टीम वर्कर है, तो मैं चाहते हुए भी उसको टीम वर्क के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं दे सकती, और बिकॉज ऑफ दैट थिंग उसका अप्रेजल खराब होगा, उसका इंक्रीमेंट इतना अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस टास्क की 100% है, बट बाकी फैक्टर्स पे वो शायद कमजोर है, कम्युनिकेशन कमजोर है और टीम वर्क कमजोर है, तो यू नो ही हैज टू मेंटेन ऑल दोस फैक्टर्स के ऊपर अपने ग्रेड्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, जिसके अंदर एम्प्लॉइज डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, प्लीज, ऑल दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वन अनदर। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि देखो एक इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन की उससे कुछ एक्सपेक्टेंसी होगी, और इसी तरह उस इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपेक्टेंसीज होंगी। एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदें। सो वी एक्सपेक्ट कि अगर एक इंडिविजुअल है वो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट इज हाई, सो ऑफ कोर्स उसकी परफॉर्मेंस विल बी हाई एंड देन ही विल बी गेटिंग हायर रिवॉर्ड्स। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वन अनदर। अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसका रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर तुम लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया, हमने ये वाली बात कर ली है। अब हम एक और बात करने जा रहे हैं
जिसके अंदर उन्होंने आपको 3 एब्रिविएशंस बता दिए। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है लिंक, ये जो हमने एक्सपेक्टेंसी, अभी हमने एक्सपेक्टेंसी पढ़ी है, ठीक है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेलिटी की एक बात आ रही है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। इंस्ट्रूमेंट पे ऑर्डर को भी कहते हैं, चेक को या कैश प्राइस को हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस इज in other words ke how important it is for you to perform good in order to have a reward outcome. Balance is outcome, ठीक है। अब यहां पर नहीं है, बट मैं आपको एक इक्वेशन बता देती हूँ। ये 3 वर्ड जो हैं ये एक इक्वेशन में आते हैं, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि वैलेंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी। V equals to EI, दैट इज एक बंदे से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी और हमने उसको किस तरह से रिवॉर्ड किया है। दिस विल बी डायरेक्टली हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द आउटकम। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए चैट स्क्रीन पे। कोई सवाल किसी स्टूडेंट को है तो प्लीज मुझसे चैट स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कर लीजिए। एनी स्टूडेंट हु इज हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी को भी सवाल नहीं है? चले जी आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं तो देखें कल्चर वाइज मोटिवेशन लेवल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, और कल्चर का हमारी पर्सनालिटी ट्रेट से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर हम बात करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर मैस्लो लेवल और हायरार्की की अगर हम बात करते हैं तो समझ लें 3 लेवल एक साथ ही हर किसी के फुलफिल हुए हुए थे, दैट इज फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल। I'm talking about the developed countries. Pakistan unfortunately is still under the process of being developed country. तो डेवलपिंग कंट्री का एक टाइटल हमको अभी तक मिला हुआ है, बट अभी तक हम डेवलप नहीं हुए हैं। जबकि इनफैक्ट अगर 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 रियलिस्टिक होकर के और प्रैक्टिकली हम बात करें तो मैं तो अंडर डेवलप काउंट करना शुरू कर दूंगी जो हालात चल रहे हैं। तो अब उसके अंदर हमको वो 3 बेसिक लेवल्स को भी अचीव करने के लिए द इंडिविजुअल्स नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैकलेंस की थ्योरी के अंदर तो नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट कुछ कल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और कुछ कल्चर्स के अंदर पीपल से ओके, लाइक इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान के हालात का, बिकॉज नीड ऑफ अचीवमेंट है ही नहीं लोगों के अंदर, ठीक है। कोई सवाल यहाँ पे किसी को? एक क्वेश्चन आया है शायद मेरे पास, मिस इन मैनेजमेंट मोटिवेशन का क्या रोल है? बिकॉज आप मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली गोल्स हैं और गोल्स अचीव करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना लाजमी है। बिलाल, आई डोंट एक्सपेक्ट यू आस्किंग दिस क्वेश्चन जहां पे मैं तुम्हें इतना वर्क रिलेटेड एग्जांपल्स भी दे रही हूँ, ठीक है। होता क्या है, देखिए हम गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन के शुरू के लेक्चर पढ़े थे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 सर्कल थे, जिसके अंदर पीपल, गोल, डिस्टिंक्ट गोल्स, और एक और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, एक और चीज है। डिस्टिंक्ट गोल्स था, पीपल था, एंड रिसोर्सेज, ठीक है। पीपल आर एक्चुअली काइंड ऑफ रिसोर्सेज। 3 सर्कल की थ्योरी थी मैनेजमेंट की। 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं अभी आपको इसमें बताती हूँ। और उसके अंदर तुम देखो, मुझे ये बताओ कि ये सवाल कैसे किया आपने बेटा, ये समझ नहीं आया मुझे। बिलाल, तो तुम ये जो ना बड़ा मजे का फनी सवाल तुमने कर लिया है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मुझे वो 3 सर्कल को याद कर लेने दो। अभी भेज रही मैं आपको। और फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, इट वो पॉसिबली सेकंड चैप्टर के अंदर हो। ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके अंदर 3 सर्कल्स थे और वहां पर भी लोगों का जो था वो था कि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेट, आई मीन ये तो इसने ऐसा सवाल बच्चे ने कर दिया है ना कि ये तुमने वो भी तुमने रिफ्रेशर कोर्स के अंदर ये सवाल किया है कि भाई क्यों चाहिए मोटिवेशन लोगों को मैनेजमेंट में। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज।
बेटा वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वो कहाँ गई? 3 वाली मुझे नजर नहीं आ रही है। मिस क्लियर नहीं था? क्या क्लियर नहीं था बिलाल? ये तो अच्छा तुमने सवाल कर लिया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि वो किस चैप्टर के अंदर है। एक जो 3 सर्कल, एक जगह हमने समझाया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 3 वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक पीपल था, एक गोल था, और एक और फैक्टर है कोई। अगर किसी स्टूडेंट के पास वो स्लाइड्स हैं तो प्लीज चेक कर लो। वेट, मैं ही ढूंढ के बताती हूँ आप लोगों को। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स का क्या काम है? एक 3 सर्कल वाली थ्योरी है। 3 सर्कल सर्कल थ्योरी अगर किसी को भी नजर, यस बिलाल, नाउ दिस इज फॉर यू। ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? पर्पस, गोल, पीपल, ये दो मुझे याद थे। स्ट्रक्चर, हाँ जाहिर सी बात है हम एक फॉलो करते हैं, एक हायरार्की फॉलो करते हैं। अब अगेन वापस आ जाओ तो पर्पस क्या है? गोल है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई उसका पर्पस होता है, और पर्पस मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हैविंग अ गोल, तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है भाई? बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू बिलाल? और अगर गोल है और हमारे पास मोटिवेशन ही नहीं है गोल को अचीव करने के लिए, तो हम कैसे गोल को अचीव करेंगे? ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है। तो हमको परसिस्टेंस होके हाई एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस करनी होती है, ताकि हम राइट डायरेक्शन के अंदर अपने गोल को अचीव कर सकें। डायरेक्शन, एनर्जी एंड परसिस्टेंस। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? वाह, मतलब क्या बोलूं यहाँ पे बेटा, एक ही वर्ड बोलूंगी, तुसी ग्रेट हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, कल्चर का भी हम पूरा एक चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए हर कल्चर के अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। किसी के लिए हमारा कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर क्यों बहुत ज्यादा बिहाइंड है? बिकॉज हमारे पास नीड ऑफ अचीवमेंट तकरीबन समझ ले है ही नहीं। लोग कहते हैं काम गया भाड़ में, हमारी सैलरी तो आ रही ना टाइम पे, तो कितने अरसे तक आएगी? क्रॉस कल्चर के अंदर, कंसिस्टेंसीज के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो होता क्या है कि जब हम डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो सबके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। तो वहां पर एक बंदा कोई एक वर्ड भी यूज करता है ना, तो द अदर माइट फील ऑफेंडेड। तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने वर्क को लेना चाहिए, और हमको दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए बेसिकली, ताकि किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स टीम के अंदर, फॉर एग्जांपल आपका यूनिलीवर या पीएनजी हो गया, या आपके शेल हो गया, आपका जितने भी आपके एमएनसी, जहां पर एमएनसी स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ये या मल्टी डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर क्या होता है? दिस इज जहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर सकते हैं, वो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड को बिलोंग कर सकते हैं। तो वहां पर गुफ्तगू करने के लिए जो है आपको बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल जेस्चर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्ट, हालांकि वहां पर हम कहते हैं कि वी ट्रीट ऑल जेंडर्स इक्वली। यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इनइक्विटीज में देख रही होती हूँ डिफरेंट जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल जब पावर की बात आती है तो मेन आर मोर डोमिनेंट देन द फीमेल्स। जहां पर आपको केयर की बात आती है कि भाई 5 o'clock पे डॉट उठ जाओ, तो वी आर मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स द फीमेल्स। तो ये चीजें थोड़ी सी हमको देखनी पड़ती है जब हमारे पास मिक्स टाइप के लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमको इन सारी चीजों को फेयरली डील करना होता है। अच्छा जी, कॉम्प्रेस्ड वर्क वीक, यानी हमने अपने आवर्स को शॉर्ट कर दिया, हमने डेली वर्किंग टाइम को शॉर्ट कर दिया, हमने हफ्ते में सिर्फ 4 दिन बुलाया, तो पीपल हैव अ गुड बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग्स को हम दे देते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर लें। ठीक है, और आई डोंट वांट टू नेम द यूनिवर्सिटी, बट एक यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली ये काम किया है कि 4 days काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी देयर, क्योंकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत आराम से चल रहा है। ठीक है,
जॉब शेयरिंग के अंदर हम स्प्लिट कर देते हैं एक जॉब को, या हम एक आवर्स को स्प्लिट कर देते हैं, शिफ्ट्स के अंदर लोगों को बुला देते हैं, तो दो लोग एक ही काम कर रहे होते हैं तो आप बर्डन फील नहीं करते। टेलीकम्यूटिंग, तो अगेन सबसे अच्छी बात यही है, अभी आपके सामने हम टेलीकम्यूटिंग कर रहे हैं, दैट इज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम्स। आप लोग घर में बैठे हुए हैं, हमें फिजिकली ICMP में जाके क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इवन हमारे पास मुल्तान, लाहौर और बाकी अक्रॉस द ग्लोब, इवन अक्रॉस पाकिस्तान सारे स्टूडेंट्स इस वक्त जो हैं वो लेक्चर्स ले रहे हैं। मेरी एक दो स्टूडेंट से बात हुई जो कि मुल्तान कैंपस के थे, सो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अब मोटिवेटिंग प्रोफेशनल्स, लोगों को उनके अंदर कमिटमेंट ड्रॉ करना, उनको ये बताना कि आपका पर्पस कितना इंपॉर्टेंट है, उनका गोल क्या है। हमारे टाइमिंग्स, आई ऑलवेज से, कल भी मैंने ये बात किसी जगह पर लेक्चर के अंदर ही बताई थी कि देखें 2 आवर्स का लेक्चर इज नॉट कंपलसरी। आई डोंट लुक एट द टाइम, आई लुक एट द कंटेंट, कि मुझे ये कंटेंट कवर कराना है। मैंने जो अपने चैप्टर्स थे वो आपके शुरू के अंदर ही मैंने अलग से फोल्डर के अंदर रखे हुए रिफ्रेशर के नाम से। सो ये कंटेंट मस्ट है टू कवर बिफोर यू गो एंड सिट इन द पेपर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम एक जैसी जॉब रखते हैं तो लोगों के अंदर से दे गेट बोर्ड, तो उनकी मोटिवेशन फैक्टर जो है वो डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड, आपको जॉब के अंदर कुछ चैलेंजेस भी रखने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करनी पड़ती है, कुछ फ्लेवर्स लाने पड़ते हैं टास्क के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम जॉब इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि सेम जॉब पे रहते हुए अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। अच्छा जी, अब हम कंटिजेंट वर्कर्स की अगर हम बात करें, दैट इज द एक्स्ट्रा वर्कर्स, दे आर नॉट द फुल टाइम एम्प्लॉयज, एक्चुअली फुल टाइम एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते, ये पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट टाइम वर्कर्स को या अपने इंटर्न्स को हम अपॉर्चुनिटी देख के दिखाते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो यू माइट टेंड टू बी अ परमानेंट एम्प्लॉय, वी माइट हायर यू ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो दिस इज एन इंसेंटिव फॉर देम। ठीक है, फिर उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं, उनको पर्क्स दे सकते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। अच्छा, मोटिवेटिंग लो स्किल्ड मिनिमम वेज एम्प्लॉयज, यानी लेबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेबर की नीड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन बेचारों को, क्योंकि वो स्किलफुल वर्कर होते हैं, वो इतने एजुकेटेड लोग नहीं होते, तो उनका बेसिक वो काम कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने का। सो इवन एट टाइम्स आई हैव सीन कि उनको खुश करने के लिए एक तारीफ भी काफी होती है, गुड जॉब इज इनफ फॉर देम, बट नहीं, ये हमें उनको इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक, दैट इज मॉनेटरी तौर पे भी रिवॉर्ड करना चाहिए, सो दैट they are happy and they stick with us, they stay with us, they keep on working with our organization. ठीक है, करंट इश्यूज इन मोटिवेशन क्या क्या हो रहे हैं। रिवॉर्ड प्रोग्राम्स के अंदर प्रॉब्लम है कि देखो, अब मजे की बात, एक इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा जोक मुझे एक एम्प्लॉय ने बताया था। अब एक मेरे एक इन माय ऑफिस वेयर आई वर्क, वहां पर एक एम्प्लॉय है जिनको जो है वो हाइट फोबिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो यूजुअली, ये बड़ा अच्छी एक हमारे पास केस स्टडी हुई है कि हमने ये बोला कि भाई जो जिन लोगों ने टास्क अचीव कर लिया ना, उनको कंपनी जो है वो मरी भेजेगी और आपके नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप होगा। ठीक है, अब वो उनको हाइट फोबिया है, वो कहें भाई मैंने तो जाना ही नहीं है। तो अचानक से ये ऑब्जर्व किया गया कि उन साहब ने काम करना, जो अच्छा खासा वो काम कर रहे थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो पता ही चला, उनके बेस्ट फ्रेंड से जब बात की गई तो उन लोगों ने कहा कि जब आप रिवॉर्ड सेट किया करें तो आप ये जरूर चेक किया करें कि किस बंदे की क्या नीड है। अब एक बंदा है, उसको मैं बोल रही हूँ कि हम तुम्हें, अगर तुम ये टास्क अचीव कर लोगे तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी और तुम्हें कंपनी मेंटेन्ड अपार्टमेंट मिल जाएगा, और वो अपार्टमेंट जो है वो 15th फ्लोर पे है और वो है हाइट फोबिया, वो 15th फ्लोर पे जाएगा कैसे। सो गेटिंग द पॉइंट, तो हमको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भाई आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो हमको उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हम फिर उनको आपका रिवॉर्ड ना बना दे। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को जो है वो वाटर फोबिया है और हम उसको बोल रहे हैं कि अगर तुमने ये टास्क अचीव करो तो तुम्हारी पिकनिक पे तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे साथ भेजेंगे, तो इट विल नॉट बी मोटिवेटिंग हिम बट डीमोटिवेटिंग दैट इंडिविजुअल। सो इट वाज अ वेरी फनी सिचुएशन फॉर अस, हम बहुत हंसे, लेकिन उससे एक लर्निंग हमको मिली कि हमको एज अ गुड मैनेजर ये पता होना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय को किस चीज से फोबिक है और वो किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, वो उसकी क्या नीड है, ताकि हम उसकी नीड बेसिस उसके रिवॉर्ड सेट कर सकें। कुछ कंपनीज गुडविल के अंदर परसेंटेज स्टॉक शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
या टू सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर हम कहते हैं अपने एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को कि जी अब आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दें कंपनी के अंदर इन ऑर्डर टू गुड मेंटेन द गुडविल। ठीक है, फिर हमारे पास मोटिवेशन के लिए एम्प्लॉयज के लिए हमें ये पता होना चाहिए हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। ठीक है, और हर इंडिविजुअल के स्किल्स डिफरेंट होते हैं, तो उसके स्किल्स को हमको जॉब से मैच करना चाहिए। जो हम अक्सर एचआर में कहते हैं टू फाइंड द बेस्ट फिट। व्हाट इज दैट बेस्ट फिट? इंडिविजुअल स्किल्स बीइंग फिट विद द जॉब रिक्वायरमेंट, तो वो बेस्ट फिट होता है। Goals, we all know goals are objectives, tasks which we need to achieve as an organization, as an individual, as an employer, as an employee. तो goals should always be smart. ठीक है, और इंडिविजुअल को रिवॉर्ड करना चाहिए, टीम के साथ साथ इंडिविजुअल को रिवॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, और रिवॉर्ड को लिंक करना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस से ताकि फेयर रिवॉर्ड हो। ठीक है, इक्विटी अगेन फेयर वाली बात आ जाती है। रिकॉग्निशन करना बहुत जरूरी है, that is intrinsic motivation. Recognition is intrinsic motivation and monetary motivation is extrinsic motivation. ठीक है, we can't afford, यहां पे देखें we can't afford money, तो intrinsic भी तारीफ भी करनी है, प्रेज भी करना है और पैसे भी देने हैं, बढ़ाने हैं। ठीक है, any question so far for the day? किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? Please write it on the chat screen so that I can answer. कोई सवाल है तो अभी चैट स्क्रीन पे लिख दो ताकि फिर मैं अभी आंसर कर दूं। देन आई एम स्टार्टिंग दी अदर द लास्ट चैप्टर टू बी कवर्ड, जॉब इनलार्जमेंट। बिलाल तुम बेटा सो रहे होते हो? ये लेक्चर दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगा। जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनलार्जमेंट एक पोजीशन पे रहते हुए आपका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी पोजीशन जॉब टाइटल वही है लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। ओके, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं लीडरशिप का चैप्टर। ठीक है जी, लीडर के अंदर हम बात करते हैं हु व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। ठीक है, मैनेजर जो है वो हमको ऑर्डर देता है। ठीक है, ये काम करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। वो हमको खाली ऑर्डर देता है ये काम करना है। वो हमको हेल्प नहीं करता, वो हमको डायरेक्शंस नहीं देता, वो हमको गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता। वो हर वक्त जहां पे हम फंस जाएं तो हमें हेल्प करने के लिए मौजूद नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। लीडर लीड्स, लीडर हेल्प्स, लीडर गाइड्स, leader is there to give you direction, and leaders are the people with one people love to work because they influence people. एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी बिकॉज मैं पॉलिटिक्स को डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ, बट अगर लीडर की टर्मिनोलॉजी आती है तो पाकिस्तान के अंदर दो लीडर्स जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं, वन वाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एंड द अदर इज इमरान खान साहब। जो हमारा यूथ है ना वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेट बैकग्राउंड और मे बी बिकॉज ऑफ हिज करिज्मेटिक पर्सनालिटी। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर एक्चुअली very much inspired or influenced by his personality. Maybe there could be any reason. ठीक है, तो एज अ लीडर को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये है कि वो बोलता है, वो गलत बात भी कर रहे होते हैं ना तो वो लोग कहते हैं नहीं जी क्योंकि लीडर ने बोला है तो सही है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं अगेन। तो ये वो समवन होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और लोग इन्फ्लुएंस के अंदर होकर के ना वो गलत बात को भी कह रहे हैं सही है, और जस्टिफाई करने के लिए भी लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि लीडर है ना, लीडर ने बोल दी ये बात। आगे आ जाते हैं अगेन लीडरशिप के ऊपर थ्योरीज जो है हमारी। लेट्स स्टार्ट दैट। सबसे पहले बिहेवियर थ्योरीज। लीडर की बिहेवियर थ्योरी जो है उसके अंदर कल भी मैंने आपको बताया था लीडरशिप स्टाइल तीन टाइप के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक, मैनेजर ने डिसीजन ले लिया है और उसने दूसरों को, अपने जूनियर को बता दिया है कि भाई आपने ये काम करना है।
उसका जो जूनियर है ना वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, इट्स वन वे कम्युनिकेशन, वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, दैट इज लो पार्टिसिपेशन, वो अपना ओपिनियन देनी, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, इट इज वन वे कम्युनिकेशन। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या है, नाउ मैंने डिसीजन नहीं लिया, मैंने बताया अपने एम्प्लॉइज को जाके, अपने सबऑर्डिनेट्स को जाके, देखो ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आप मुझे मशवरा दें। तो इसके अंदर पार्टिसिपेशन इज हाई, पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड दे can give their opinion and their opinion will be included in the decision. This is the democratic style. Laissez-faire के अंदर मैनेजर जो है वो जाके बोलता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको हैंडल कर लो और कीप मी इन्फॉर्म्ड। मैनेजमेंट ने हैंड्स ऑफ कर दिए, उसने बोला भाई आप इसको हैंडल कर लें एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। ऑटोक्रेटिक के अंदर लोग फ्रेश होते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मैनेजर को ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है। डेमोक्रेटिक के अंदर लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है तो वो उनसे मशवरा लिया जा सकता है। लेजिस फेयर के अंदर लोग सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो मैनेजमेंट कहती है मुझसे ज्यादा तो काम तुम्हें पता है, मैनेजर कहता है भाई तुम तो ये रोज हैंडल करते हो ना, जाओ करके आ जाओ, मुझे बता देना कि क्या किया। डू यू अंडरस्टैंड द थ्री बिहेवियरल थ्योरीज हियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा कर लीजिए चैट स्क्रीन के ऊपर। किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो चैट स्क्रीन पे कर लें। अच्छा जी, it depends on the situation, Noor Fatima. No style is best. No style is best. It depends on the number type of employees I have. इसके अंदर मैंने एक फनी एग्जांपल भी तुम लोगों को दी थी क्लास में, आई डोंट नो, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं है। देखो पेरेंट्स भी जो होते हैं ना, वो इन तीन स्टाइल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं और बच्चों को आके बताते हैं भाई हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब बच्चा बेचारा क्या क्यों कब कैसे मुंह में सवाल लेके बैठा होता है, बट वो करने की सिचुएशन में नहीं होता कि अम्मा अब्बा ऑटोक्रेटिक है। लेकिन ये हरकत हम तब करते हैं जब बच्चा अंडर 18 हो। जब बच्चा 20-25 साल के बीच में है ना, या 24 साल का है, जब उसके पास जॉब भी आ गई है, तो अब हमको उसको इन्वॉल्व करना था, बेटा कोई पसंद है तो बता दो। अब बच्चा जो है वो फुल मैच्योर हो गया है, वो 30+ है, 34+ कर लो। अब बच्चे को हम बोलते हैं भाई इनवाइट कर लेना, ये बच्चे पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल को ऑप्ट करें। सेम गोज ये एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट जो है वो कौन सा स्टाइल फॉलो करे। अगर एम्प्लॉय के पास एक्सपीरियंस नहीं तो ऑटोक्रेटिक होना पड़ेगा उससे, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उससे थोड़ी मशवरा लेंगे बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, फिर तो हम उसको उंगली पकड़ के बोलेंगे ये कर लो, ऑटोक्रेटिक। नूर, इज द एग्जाम्पल क्लियर टू यू? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? गुड है, तुम लोगों को तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ती है ना समझाने के लिए, या मैं खुद परेशान होती कहाँ से लाऊं एग्जाम्पल। अच्छा चलो जी, बिहेवियर थ्योरीज के अंदर ओहायो स्टेट ने 2 डायमेंशंस बताए लीडर के बिहेवियर के, एक होता है इनिशिएटिंग, एक होता है कंसिडरेशन। ये 2 बिहेवियर किसी भी लीडर के अंदर होना लाजमी है। लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, अक्सर ये तुम लोगों ने लाइन सुनी होगी, लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ये आगे से वो खींच थोड़ी रहा है पूरी टीम को, चलो खींच भी रहा है तो बेसिकली खींचने के लिए वो नई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो वो नई डायरेक्शन इज इनिशिएटिंग। ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? अपनी जात से दूसरों के फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, हर्ट नहीं करना। कंसिडरेशन इज नॉट टू हार्म और हर्ट एनीवन। मुझे फायदा हो बट मेरे फायदे में दूसरे का नुकसान ना हो। यू हैव टू नो दिस थिंग कि ये 2 ट्रेट्स लीडर्स के अंदर होना लाजमी है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा नहीं है अभी तक, मैंने ऐसा कोई लीडर ढूंढा नहीं कि उसके अंदर ये 2 ट्रेट्स हों। ठीक है। एक हो इनिशिएशन का, अगर होता भी है तो कंसिडरेशन आई हैव नेवर विटनेस्ड कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर रिलीजियसली हो। ठीक है। आगे बात करते हैं। हाई हाई यानी लीडर के दोनों टेंडेंसी हाई हैं, तो अब क्या परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और सेटिस्फैक्शन रहेगी। अगर अब एस्पेक्ट क्या है कि देखिए आपने ये देखना है कि लीडर्स आर हाउ इफेक्टिव द लीडर्स आर। इवन अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखो कितना क्रिटिसिज्म मिलता है कैप्टन्स को।
अब कोई भी कैप्टन अपने टेन्योर के अंदर जान लगा देता है, पूरे एफर्ट्स लगा देता है टू विन द ट्रॉफी, राइट? क्योंकि उसको नहीं पता वो नेक्स्ट एरा के अंदर हो कि ना हो. सो पॉसिबली नो कैप्टन वुड लाइक टू लूज द मैच. दिस इज व्हाट आई बिलीव. क्योंकि उस लॉस के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान तो उसको खुद को हो रहा होता है. अब बात करते हैं हम बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर. मिशिगन स्टेट स्टडीज ने एक बात बोल दी है कि मजीद दो, पहले वाला ओहायो ने दिया था, अब आपको ये मिशिगन स्टडीज ने दे दिया. देखिए, लेकिन आप खाली ये स्ट्रेट के नाम याद रखें. एम्प्लॉय ओरिएंटेड, लोगों का ख्याल करने वाला लीडर. प्रोडक्शन ओरिएंटेड, दैट इज अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट. ये दो. यानी अब अगेन अगर तुम मोटिवेशन थ्योरी से इसको रिलेट करो तो नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर पीपल, नीड ऑफ एफिलिएशन. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इसीलिए मैंने इस चैप्टर को मोटिवेशन रखा है. कोई सवाल किसी स्टूडेंट को? अच्छा, अब हम एक मैनेजरियल ग्रिड बताने जा रहे हैं. और ये ग्रिड हो रहा है, इसके एक्स एंड वाई एक्सिस देख लो, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. और ये मैं ग्रिड आपको समझाने जा रही हूँ. कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज कंसर्न फॉर टास्क एंड कंसर्न फॉर पीपल इज लोगों का ख्याल रखना. अब मजे की बात है, ये जो 1-1 है, यानी अब यहाँ पे ना ये लोगों का ख्याल रखते हैं और ना ही ये आउटकम या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, टास्क अचीव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, गुड फॉर नथिंग. इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रोविस्ड मैनेजमेंट. इम्प्रोविस्ड के अंदर दोनों निकम्मे हैं, ना ये लोगों का ख्याल किया जा रहा है और ना ये काम कर रहे हैं. 1-9 के अंदर देखो काम नहीं हो रहा मगर लोगों का ख्याल किया जा रहा है. इसको हम कहते हैं कंट्री क्लब. क्लब के अंदर क्या होता है? लोग बहुत पार्टिंग कर रहे होते हैं, पार्टी टाइम. तो पार्टी टाइम के अंदर काम तो सैक्रिफाइस किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, लेकिन पार्टी चल रही है, सोशलाइजेशन चल रही है, लोगों का ख्याल किया जा रहा है. इसको हम क्या कहते हैं? कंट्री क्लब मैनेजमेंट. इन दोनों पॉइंट्स में किसी इंडिविजुअल को कोई सवाल है तो अभी चैट स्क्रीन पे लिख दो ताकि मैं फिर थर्ड और फोर्थ पे जाऊं. कोई सवाल है तो प्लीज अभी चैट स्क्रीन पे लिख दीजिए. कोई सवाल नहीं है? ठीक है जी. अब ये मिडिल ऑफ द रोड. मिडिल ऑफ द रोड का मतलब ये आपको नाम बता रहा है, मिडवे. दोनों चीजें ये 50-50% हो रही है, यानी आप लोगों का ख्याल भी कर रहे हैं और आप इम्प्रोवर्स्ड मैनेजमेंट के अंदर आप दोनों काम में लो हैं. ना आप टास्क अचीव कर रहे हैं, ना आप पीपल मैनेजमेंट कर रहे हैं. अहमद रजा. ठीक है. उसके बाद हम मिडिल ऑफ द रोड पे आ गए. मिडिल ऑफ द रोड के अंदर यानी अब हम 50% लोगों का ख्याल कर रहे हैं तो कुछ 50% लोग खुश भी हैं और 50% हम टास्क के ऊपर भी फोकस्ड हैं. 5-5 मिडिल ऑफ द रोड. दोनों चीजों को हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. आइडियली मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा होता है, यही हो रहा होता है, बैलेंसिंग. ठीक है. और हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल आर आल्सो मिड लेवल पे सेटिस्फाइड है. खुश नहीं है तो सेटिस्फाइड तो है, मुतमईन है. उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही. और प्रोडक्शन भी जो है वो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड लेवल की है. हाँ ठीक है, ऑप्टिमम मैक्सिमम नहीं हो रही लेकिन चल रहा है, काम चल रहा है. ठीक है. 5-5. अब आ जाइए आप 9-9 के अंदर. 9-9 के अंदर हाईएस्ट ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रही है. टास्क बहुत अच्छा अचीव हो रहा है और लोग भी बहुत खुश हैं. ये आइडियल स्टेट है जो कि यूजुअली पॉसिबल है ही नहीं. 9-9 के अंदर आप लोगों को भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, पीपल आर वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्शन भी हाईएस्ट लेवल पे. ये पॉसिबल नहीं है आइडियली. इसको हम क्या कहते हैं? टीम मैनेजमेंट. और टास्क मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? अब यहां पर हम 100% टास्क तो अचीव कर रहे हैं बट पीपल मैनेजमेंट पाकिस्तान के अंदर या तो ये हो रहा होता है या 5-5 हो रहा होता है, या तो 9-1 हो रहा होता है या 5-5 हो रहा होता है कि भाई वी मेक द एम्प्लॉय अ डोंकी बाय ओवरलोडिंग हिम विद द टास्क. ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. और इतनी इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब चल रही है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है कि पीपल से ओके बॉस यू आर ऑलवेज राइट. कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल है तो बेटा अभी मुझसे कर लो. इसको कहते हैं मैनेजरियल ग्रिड. ठीक है.
ब्लेक मोर्टन का ग्रिड है, इसको ब्लेक एंड मोर्टन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लेक मोर्टन, नीचे देखो ये ब्लेक मोर्टन ग्रिड है या मैनेजरियल ग्रिड। ब्लेक एंड मोर्टन आर द ऑथर्स या मैनेजरियल ग्रिड। ब्लेक मोर्टन या मैनेजरियल ग्रिड, दो नाम से इसको याद रखना। ब्लेक एंड मोर्टन का नाम मैंने मेंशन कर दिया, नीचे छोटा छोटा यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। आपके पास बीएमबीएस की किताब जो कि मैंने आपके पास ड्राइव शेयर की है ना, वो जो सीए वाली बीएमबीएस की बुक है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर, लीडरशिप के चैप्टर के अंदर ब्लेक एंड मोर्टन का नाम से ही ये ग्रिड है। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा यहीं पे सवाल कर लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। मैं कंपैरिजन के अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैंने मिशिगन एंड ओहायो के आपको दो दो स्टेट्स बता दिए। दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू कवर द कंटेंट। अच्छा जी, फेडलर ने एक मॉडल दिया और वो मॉडल जो है वो स्कोर कार्ड के ऊपर है। ठीक है, उसने बोला हमारा लीडरशिप स्टाइल जो है वो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर। ठीक है, फेडलर ने हमें नई चीज दे दी कि भाई हमारा रिलेशनशिप लीडरशिप स्टाइल जो है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है। और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई मेरा ताल्लुक मेरे मेंबर से कैसा है, मेरे लिए टास्क कितना इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है, और मुझे अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं फेडलर मॉडल। फेडलर ने हमको ये बोला कि हमारे लीडरशिप स्टाइल बेसिकली टास्क की इंपॉर्टेंस एंड पोजीशन की पावर पे, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मजे की बात आ गई तो फिर ये वही मैकलेंस के तीन फैक्टर्स हैं, नीड फॉर एफिलिएशन रिलेशनशिप, नीड फॉर पावर पोजीशन पावर, नीड फॉर टास्क या अचीवमेंट दैट इज टास्क स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो ये वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है, नाम दूसरा यूज हो रहा है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? एनी क्वेश्चन? इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम के अंदर आगे आ जाओ, वही चीज एक्सप्लेन हुई भी है, 3 नीड्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हार्स्ट्रे एंड ब्लैंकार्ड ने ये बोला कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे नूर फातिमा ने एक सवाल किया था कि मिस कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है, मैंने उसे क्या जवाब दिया था, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के भाई ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही बेस्ट हो, डेमोक्रेटिक ही बेस्ट हो, या लेजिस फेयर कर लो। बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको मैं स्टीयरिंग देके बोलूं कि मुझे पहुंचा देना तो बता देना, तो कहां पहुंचाएगा वो मुझे? तो किसी भी सिचुएशन के अंदर सिचुएशन वाइज वेरी करता है। जो लोग इन्वॉल्व होते हैं सिचुएशन को डील करने में, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, इस पे वेरी करता है कि व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल आई शुड ऑप्ट। ठीक है, हर्शे एंड ब्लैंकार्ट ने हमारे पास ये 4 टाइप की लीडरशिप्स के बारे में बात की है। टेलिंग, अच्छा अब अगर इसकी एक डायग्राम नहीं है, टेलिंग सेलिंग ओके है डायग्राम, नो डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, इसको यहां से समझ लो। देखो, टेलिंग का मतलब है मैं आपको कोई बात बता रही हूं, ऑटोक्रेटिक, आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट सपोज टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। हाई टास्क, लो रिलेशनशिप, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया आपने ये काम करना है, कैसे करना है ये आपने खुद डिसाइड करना है, आप मुझसे सवाल करने की सिचुएशन में नहीं है, आप मुझे अपना ओपिनियन देने की सिचुएशन में नहीं है, दैट इज ऑटोक्रेटिक। सेलिंग, अब मैंने डिसीजन ले लिया है, आपको मैंने इन्फॉर्म किया, टेल किया, और टेल करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। टेल करने के बाद मैं आपको रीजन दे रही हूं कि मैंने ये काम इसलिए किया है या हम ये डिसीजन इसलिए फॉलो कर रहे हैं। तो अभी भी ऑटोक्रेटिक है स्टाइल, ठीक है, अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। तो टेलिंग एंड सेलिंग इज बोथ ऑटोक्रेटिक। टेलिंग इज हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोक्रेटिक कि यहां पे बंदा सवाल ही नहीं कर सकता। सेलिंग के अंदर यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द रीजन। पार्टिसिपेटिंग इज डेमोक्रेटिक, अब मैं आपको इन्वॉल्व करूंगी कि भाई आ जाओ बताओ इसको कैसे करें। और डेलीगेटिंग इज व्हाट? डेलीगेटिंग इज व्हाट?
मैंने अपनी जिम्मेदारी तुम पे दे दी कि भाई ये काम कर लेना, कीप मी इन्फॉर्म्ड, काइंड ऑफ लेजिस्फेयर। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? कोई सवाल है किसी स्टूडेंट को तो प्लीज आस्क मी ऑन द चैट स्क्रीन। ओके, ठीक है जी। अच्छा, पाथ गोल मॉडल के अंदर देखो, कुछ लीडर्स होते हैं वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, कुछ होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। डेमोक्रेटिक के अंदर सपोर्टिव पार्टिसिपेटिव दोनों आ जाएगा। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई अचीवमेंट ओरिएंटेड, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया का कौन सा बंदा क्या कर रहा है, मुझे काम चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए। डायरेक्टिव इज अ टाइप ऑफ अचीवमेंट एंड डायरेक्टिव इज ऑटोक्रेटिक, एंड सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव आर डेमोक्रेटिक। It depends on the situation कि what type of leadership style I opt. लीडर का बिहेवियर, यही चार होते हैं, डायरेक्टिव एंड अचीवमेंट दोनों ऑटोक्रेटिक है, सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव दोनों डेमोक्रेटिव है। अब ये जो एनवायरमेंट एंड कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं, कंटिजेंसी मींस इफ एंड देन, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल नहीं है। आउटकम, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होती है। सबऑर्डिनेट्स की कंटिजेंसी फैक्टर्स क्या होते हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं अपने काम के, और कुछ लोग कहते हैं भाई हमने तो पूरी कोशिश की थी, किस्मत में ही नहीं था। एक्सपीरियंस सबका डिफरेंट होता है, और सबकी एबिलिटीज एंड डिफरेंट होती है, स्किल सेट डिफरेंट होता है। ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, नाउ दीज आर द टू व्यूज जिसके ऊपर हम कंटेम्पररी व्यूज कहते हैं। ट्रांजैक्शनल आर द मैनेजर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल आर द लीडर्स। अगर चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, ट्रांजैक्शनल मतलब अब ये पैसे का मॉनिटरिंग देखेंगे, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो क्लियर एस्टैब्लिश्ड रूल्स बताते हैं आपको, आपके क्लैरिफाई रोल्स को बहुत आराम से आपको क्लियर कर देते हैं, और आपको टास्क की रिक्वायरमेंट आते हैं कि ये काम आपने करना है। ट्रांजैक्शनल, दीज आर द मैनेजरियल स्टाइल्स ऑफ लीडर्स। Transformational, now these are the leaders who help you, who guide you, who clarify your roles, who help you in achieving your goals. So these are the leaders. Transactional मतलब आपको काम बता दिया है, आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, बट आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल में दे इंस्पायर द फॉलोअर्स, दे आर देयर टू हेल्प द फॉलोअर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो प्लीज कर लीजिए। Anyone who is having any question, please write it on the chat screen. Okay, थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, charismatic leadership. Now, charismatic leadership are the people who have a good personality. Who have a good personality. They attract people because of their nice personality, appealing personality. दे लीडर का मतलब ये विजनरी होना लीडर के लिए मस्ट है, मस्ट कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट है। विजनरी मींस लुकिंग फॉर द फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर जब आ जाता है तो दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, दैट इज दे कैन इन नो वे अफोर्ड टू बी नॉट क्रिएटिव और इनोवेटिव। लीडर के लिए ये ट्रेट्स मस्ट हैं। इनोवेशन का मतलब है कुछ नया लेके आना, ऑर्थोडॉक्स नहीं होना, पुराने लकीर के फकीर ना होना। We need to try new schemes. इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालत में है, तो only a good leadership can take us out of the situation. ठीक है? Charismatic का मतलब है these are the confident people who have good personality traits. ठीक है? Visionary leadership, future oriented. Charismatic का मतलब होता है बेटा, करिश्मा का मतलब होता है खूबसूरत। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी, एक बार बार तुम लोग मुझसे, आई कांट डिस्कस पॉलिटिक्स हियर, बट कोई एक लीडरशिप, आजकल एक लीडर है वो बहुत हैंडसम माने जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग हिम बिकॉज ही इज अ गुड लुकिंग पर्सन। समझ में आ रही है? क्लियर है? इसी तरह ऑफिस के अंदर कुछ लोग होते हैं वो अपनी पर्सनालिटी से बड़ा फायदा उठाते हैं कि दे आर गुड लुकिंग, सो पीपल फॉलो देम।
यस मिस, अब समझ में आ गया। आरिश तुम बार बार जो है ना वापस आ जाओ, ठीक है? मुझे पता है तुम सबको पता है, वो जानबूझ के तुम लोग जो है ना वो मुझसे कहलवा रहे हो बार बार। या तो तुम लोग फॉलोअर हो तो तुम्हें खुशी हो रही है, तुम्हारे लीडर की तारीफ मैं कर रही हूँ तो ठीक है, आगे आ जाओ। विजनरी लीडरशिप। नाउ विजन मींस फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाना है? विजन इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर, ठीक है? और हम अपने विजन को, हम अपने फ्यूचर प्लानिंग को दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम वर्बली बताते हैं, हम अपने बिहेवियर के अंदर वो चीजें ला करके। देखो लीडर जो है ना वो अगर बोलता रहेगा ना लोगों को ये करो ये करो ये करो, कोई नहीं करेगा। दे हैव टू स्टार्ट डूइंग इट देयर ओन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ। मैं खुद ऑफिस में लेट जाती हूँ, आई एम द मैनेजर, मेरे सबऑर्डिनेट्स कभी भी टाइम पे नहीं आएंगे, ठीक है? मेरे कभी भी जो, एक मिनट दीजिएगा बच्चों। हाँ जी बच्चों, सॉरी। अच्छा, मैं एक चीज बता रही थी यहाँ पर आपको। व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, देखिए लीडर्स को, मैं अगर एक मैनेजर हूं और मैं खुद टाइम पे नहीं जाती तो मेरा कोई भी सबऑर्डिनेट, मेरा कोई भी जूनियर टाइम पे नहीं आएगा। तो उनको टाइम के ऊपर पंक्चुअल करने के लिए मुझे खुद पहले टाइम पर मौजूद होना होगा, सो दैट पीपल सी के ये ऑफिस आवर से पहले आ जाती है तो हम भी पहले आ जाएं। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बात करते हैं। टीम लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पेशेंस होना, लोगों को सुकून से सुनना, सुन के उनको समझाना, रीजंस देना, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना, दूसरे आप पे ट्रस्ट करें, आपके डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर ट्रस्ट करें कि भाई इनका डिसीजन है तो सही होगा क्योंकि ये सोच समझ के डिसीजन लेते हैं या लेती हैं। कहीं पे हम इंटरवीन करते हैं, इंटरवीन का मतलब होता है दूसरों के मामलात में, दूसरों के डोमेन के अंदर भी बोल रहे होते हैं। तो डोमेन के अंदर जब कोई और बंदा बोलता है तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इट इज अबाउट द ऑल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। All the departments have to strive together in order to accomplish the organization goal, because it is not about my department, my way or your way, it is about the best way. लीडर की जॉब होती है एक्सटर्नल बाउंड्रीज को भी मैनेज करना, आपके सप्लायर्स, आपके होलसेलर्स, आपकी इंटरमीडिएटरी लाइन से भी कांटेक्ट रखना, इवन कंपैरेटर की की पोजीशंस के ऊपर भी लोगों को जानना ताकि उनको न्यूज मिलते रहे। अच्छा, टीम को करने के लिए, टीम को प्रोसेस करने के लिए हमको कोच बनना पड़ता है, शॉर्ट टर्म स्किल्स सिखाने पड़ते हैं, हमें फैसिलिटेट करना पड़ता है, हमें टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, डिसिप्लिनरी इश्यूज आते हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे होते हैं, इन सबको हैंडल करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन करना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, बेहतर बनाना, इंप्रूव करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर। टीम लीडर के रोल्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, कोच करना, स्किल सिखाना, लाइजन करना, लिंक करना, एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ लिंक करने के अंदर आपके कंपैरेटर्स भी शामिल हो जाते हैं, आपके सप्लायर, होलसेलर, रॉ मटेरियल वाले सप्लायर भी, एज वेल एज फिनिश गुड्स को रिटेलर तक पहुंचाने वाला सप्लायर भी, दोनों एंड पे सप्लाई करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर। देन ट्रबल शूट, कोई भी डिफिकल्टी आ रही होती तो आपको स्मूथ लाइन करना कि उस डिफिकल्टी को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ लो। Anyone who's having any kind of question, please ask me right now. अच्छा जी, पावर, लेजिटिमेट पावर विच कम्स विद द पोजीशन। मेरे पास इख्तियारात हैं क्योंकि मैं अपनी पोजीशन के ऊपर रहते हुए इख्तियारात हैं। कोअर्सिव, जबरदस्ती करवाना, जबरदस्ती, आज मैंने आपको कोर्सिव या रीइंफोर्समेंट के बारे में बोला था, तो रीइंफोर्समेंट के अंदर हम दो टाइप की जबरदस्ती करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिवॉर्ड की लालच में या पनिशमेंट के डर से। रिवॉर्ड पावर, अब हम पॉजिटिव रिवॉर्ड पावर आपको एग्जर्ट कर रहे हैं, कोर्सिव के अंदर बेसिकली पनिशमेंट वाली। कोर्सिव इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड पावर इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया आपको, कोर्सिव और रिवॉर्ड पावर वाला?
मैंने आपको दो तरह के रीइंफोर्समेंट थ्योरी बताई थी, एक रिवॉर्ड की लालच, तो रिवॉर्ड पावर हो गया, कोअर्सिव पनिशमेंट के डर से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है जी। एक्सपर्ट पावर, जब इंटरनल कोई बंदा एबिलिटी नहीं रखता प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होते हैं, तो हम मार्केट से किसी एक्सपर्ट को हायर करके लेके आते हैं, जो कि एक्सपर्ट पावर होती है। वो आउटसाइडर होता है, उसकी नॉलेज को, उसकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करने के लिए उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते हैं। रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर का मतलब क्या होता है, अब हम कहीं पर लोगों को लाइक करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल डिजायरेबल रिसोर्सेज और एडमायर्ड पर्सनल ट्रेट्स, के अब ये बंदा जो है ना, इस बंदे के ऊपर हमको भरोसा है, ये बंदा कभी गलत डिसीजन नहीं लेता है, इनको दोनों ये मसले का हल निकालेंगे। कभी कभी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूजुअली रेफरेंट पावर का इस्तेमाल किया जाता है कि दिस पर्सन विल टेक द डिसीजन, ही विल सॉल्व दिस मैटर, क्योंकि वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है हु इज लाइक्ड बाय बोथ द पार्टीज, तो वो एक कोई मिडवे निकाल लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो, राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। ठीक है, कोई सवाल है तो बेटा कर लो, मैं अभी आपको जवाब दे दूंगी, चैट स्क्रीन पे पूछ लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, हम अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके, क्योंकि हम उससे इंस्पायर्ड होते हैं। सो वी शुड ट्रस्ट आवर लीडर एंड द लीडर शुड बी ऑनेस्ट। ट्रस्ट, भरोसा, भरोसे के डायमेंशंस होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है, काबिल है, कंसिस्टेंट है, एक जो बात करता है तो वही उसी बात पे कायम रहता है, यू टर्न नहीं मार रहा होता। ठीक है। इंटीग्रिटी, अगेन फेयर। Loyalty is, you know, long term relationship, that I am loyal to you, I trust you, I am inspired, I know that you are competent enough, आपके अंदर abilities हैं to listen to you, and then you should be open about it कि yes, I trust this person because of these reasons. आप हाइड एंड सीक गेम ना खेलें, you have to be open. ठीक है। अगेन इससे आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट बढ़ जाती है। इफ योर लीडर इज ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल, आप उससे जाके खुल के अपने कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं विदाउट इवन गिविंग इट अ थॉट कि वो आपको जज करेगा या आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। एम्पावरिंग एम्प्लॉइज, जस्ट अ मिनट। ओके, एम्पावरमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग इख्तियारात अपने एम्प्लॉइज को देना। एम्प्लॉइज ज्यादा फास्टर डिसीजन मेकर होते हैं, ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकर होते हैं, उनके पास प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो उनको अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो एम्प्लॉइज के पास पावर, इख्तियारात होने चाहिए कि वो अपने डोमेन में रहते हुए डिसीजंस अपनी पोजीशन के हिसाब से ले सके। कहीं पे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल है तो उनको अपने बॉसेस को रीच करना चाहिए, अदरवाइज वो अपने एंड पे ही डिसीजंस लें। क्रॉस कल्चरल लीडरशिप अक्रॉस द ग्लोब, विजन, फ्यूचर ओरिएंटेड, फोरसाइट, दूरंदेश होना, एक दूसरे को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, कोऑपरेट करना, प्रेज करना, ट्रस्ट होना। डायनामिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ईगर टू लर्न। डायनेमिक पर्सनालिटी मींस वेरी मच एक्टिव, एनर्जी होना, एनर्जेटिक होना। पॉजिटिवनेस, ऑलवेज लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड, कुछ नेगेटिव भी हो गया है तो इसमें हमने कुछ लर्निंग की है। प्रोएक्टिवनेस होना, प्रॉब्लम का इंतजार नहीं करना कि ये ऐसा होगा तो ही हम करेंगे, हम पहले से रेडी होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। एक चीज और, दोबारा से कोविड जो है वो स्प्रेड कर रहा है, चाइना ने कुछ अपने फिर से स्ट्रिक्ट टाइटन अप कर दिए हैं ट्रैवलिंग एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तो लेट्स सी, तो अब लोगों को प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी वर डिस्कसिंग टुडे इन द ऑफिस। तो हम अभी से इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए हैं कि भाई पूरे स्टाफ को ना बुलाओ, 50% पे चले जाओ। ठीक है। अगेन जेंडर डिफरेंसेस एंड लीडरशिप, कहीं कहीं पर हमने ये देखा है। देखिए, इसको मैं लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगी, इसको मैं अक्रॉस द कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। देखो, हर कल्चर के अंदर मेल एंड फीमेल जेंडर को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। हम कहते हैं वुमेन आर मोर इमोशनल, तो दे आर मोर डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर्स, बट ये कोई जरूरी नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ, आई एम अ वुमेन, बट आई एम एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ अ पर्सन।
ठीक है। अब अगेन हाँ, यस आई एम ऑटोक्रेटिक बट आई एम ट्रांसफॉर्मेशनल, आई हेल्प पीपल, आई एम नॉट ट्रांजैक्शनल, आई एम नॉट, आई डोंट एक्ट लाइक मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स, हाँ ये एक चीज मैं यहाँ पर एक अग्री करूंगी कि ये रिसर्च ने बताया है, ये रिसर्च का रिजल्ट है, इट इज दोनों सेकंड एंड थर्ड पॉइंट से मैं एग्री करूंगी। वुमेन आर ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप ऑफ पीपल बिकॉज दे आर फोर साइटेड, वो आगे का सोचती हैं। Men are usually short-sighted people and they are transactional, they don't help people. But yes, I'm not at all at a democratic style of participation style को prefer नहीं करती. I always like to dominate the group. That is autocratic style of leader. That this is in my personality. It could be my personality trait. तो ये एक एग्जाम्पल है, ये स्कोर कार्ड दिया गया आपको, कोई इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं है। लीडर की ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द गैप। लीडर के कुछ स्किल्स हैं जो हमने भी पढ़े, कोचिंग होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तो ये ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब ये उसके अंदर ये क्वालिटीज होना लाजमी है। तो अगर कहीं पे गैप आ जाता है तो हम उस गैप को कैसे रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग दैट इंडिविजुअल विद द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर हम स्किल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, हम डिस्कस करने की ओपनली कोशिश करते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस के ऊपर उसकी हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि यू हैव टू लर्न दीज स्किल्स। और इफ आई टॉक अबाउट, अगर हम लीडर के ऊपर बात करें तो किसी एक लीडर ने जो है वो कुछ अरसे के अंदर कुछ परफॉर्म नहीं किया, बट वो मेरे ख्याल से उसके लिए एक लर्निंग फेज हो सकता है, मे बी इफ ही इज गिवन अ सेकंड चांस, मे बी ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक, वी कांट से एनीथिंग। ठीक है, तो मेंटोरिंग हो सकती है कि उसने ये लर्न कर लिया, उसकी स्किल्स डेवलप हो गए। सिचुएशनल एनालिसिस, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर बेटर ऑप्शन at this point of time, this is the actually need of the hour, it is because the need of the situation. Substitutes for leadership, देखिए अब इसके अंदर क्या आ जाता है, फॉलोअर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेसिकली प्रोफेशनल ओरिएंटेशन, नीड फॉर इंडिपेंडेंस। लाइक देखें, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो कि आपको गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे कोई गैप आ गया है तो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस थिंग एंड जस्ट सॉर्ट दिस थिंग एंड डू इट इन अ बेटर वे। फिर जॉब के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, रूटीन के अंदर काम हो रहा होता है, कंफ्यूजन किसी किस्म की, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजन, हम कंफ्यूजन को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमको बहुत क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली गोल्स होते हैं, गोल्स को फॉलो करने के लिए, मीट करने के लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है विच आर रिजिड। ठीक है, और ग्रुप के अंदर यूनिटी होना लाजमी है। ग्रुप के अंदर तो छोड़ दे, मैं तो कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशन के एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर यूनिटी होना लाजमी है, otherwise we will never be able to achieve the organization goals. So that's the end of this slide. अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज बेटा मुझसे कर लो। अब नाउ देयर इज वन थिंग, कंटेंट मैंने कवर करा दी है, मैं फिर भी देख लूंगी अगर कोई एक ऐसी चीज मुझे मिल जाती है जो कि कल मैं आपको रिव्यू देने की कोशिश करूं तो मैं आई विल डू दिस, आई विल लुक इनटू इट। ठीक है, और कल बेसिकली आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप मेरे सारे लेक्चर्स जो आज तक के हमने कवर किए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड आपको ये कंटेंट कवर करना है इफ यू वांट टू सिट इन द एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप ये कंटेंट कवर कर लीजिएगा। आप मुझसे कल 5 to 7 के बीच में जो भी क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, बट बेटा क्वेश्चन करो ना तो मुझे प्लीज ये मत बोलना कि मिस प्लीज रिपीट करिज्मेटिक पर्सनालिटी। तुम उसको पहले रीड करो और तुम ये बोलो मिस ये वर्ड जो इस डेफिनेशन के अंदर है प्लीज इसके ऊपर मुझे कोई एग्जांपल दे दें या ये वर्ड एक्सप्लेन कर दें, तो मुझे एटलीस्ट ऐसा तो लगे कि तुमने लेक्चर सुने हैं। ठीक है, बिकॉज आई एम गिविंग माई इनपुट बट इफ यू आर नॉट गिविंग योर इनपुट तो उसका कोई इक्वेशन नहीं होगा, वो इक्विटी नहीं है, फेयर नहीं है, लेट्स बी फेयर। ठीक है, सो सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो वो मुझसे कर सकता है, और मैं देखती हूँ, मैं इसको एक ओवरव्यू देने की कल कोशिश करूंगी। एक हम ओवरव्यू सेशन रखेंगे पहले 1 घंटे का एंड देन क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर द नेक्स्ट आवर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर प्लीज थ्रो इट ऑन द चैट स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू आंसर यू राइट नाउ। कोई सवाल किसी बच्चे को नहीं है? चले, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।